हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी की 10th क्लास का सेकंड चैप्टर, जो कि है संघवाद। संघवाद के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि चैप्टर की स्टार्टिंग दी गई है कि इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है। पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने लोकतंत्र के बारे में देखा था। अब हम सत्ता के स्वरूप, जो लोकतंत्र में सत्ता है वो किस किसके हाथ में होती है, उसके बारे में देखेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया गया है। तो देखते हैं क्या है संघवाद। तो संघवाद क्या है, सबसे पहले एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था लोकतंत्र वाले में, बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति को। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था, और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। यानी कि जो केंद्र सरकार थी उसके पास इतनी शक्ति थी कि वो अधिकार दे और उनको वापस भी ले ले। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहीं। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से भी अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार होते हैं। यानी कि वहां पर जो पावरफुल गवर्नमेंट है वो केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार के पास में अत्यधिक शक्तियां हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं। तो संघवाद में क्या होता है, संघवाद में हमें दो प्रकार की सरकारें देखने को मिलती हैं। यानी कि जो सरकारें हैं उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। एक में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं, जो पूरे राष्ट्र को कवर करती है। जैसे कि हमारे यहाँ की दिल्ली में बैठी सरकार जो है प्रधानमंत्री वाली, वो केंद्र सरकार है। इसी प्रकार से एक होती है राज्य की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, जो कि राज्यों में बनाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग यूपी की सरकार है और मध्य प्रदेश की सरकार है। जितने भी राज्य हैं उनमें अलग अलग सरकारें हैं, ताकि ये अपनी लेवल पर जो है रह करके काम कर सकें। इनके अलग अलग विषय होते हैं, इनकी अलग अलग शक्तियां होती हैं, ताकि अपनी अपनी जो काम है उनको जिम्मेदारी से किया जा सके। राज्य प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं, जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। यानी कि अगर हम एकात्मक शासन व्यवस्था में देखें, मान लीजिए कि वहां पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, तो सारी जो पावर है वो उसके हाथ में होगी। और जो स्टेट की जिस प्रकार से हमारे यहाँ स्टेट में सरकारें हैं उनके पास पावर है, ऐसे इसमें नहीं हो सकता। इसमें क्या है कि सारी शक्तियां जो है, पूरा बजट वगैरह इसी से लेनी पड़ेगी, जितने भी हमें काम वगैरह निचले स्तर पर करवाने होते हैं। लेकिन संघीय व्यवस्था में दोनों के पास शक्तियां होती हैं, जो कि स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। यहाँ पर दिए गए हैं मॉन्ट्रियल और किंग्सगस्ट हैंडबुक ऑफ फेडरल कंट्रीज 2002 का है ये मैप, जिसमें हालांकि दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। यानी कि जहां ज्यादा जनसंख्या है वहां पर हमें संघीय व्यवस्था देखने को मिलेगी। दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय हैं। क्या आप इस मानचित्र से समझ सकते हैं? तो यहाँ पर जो है
संघीय राजनीतिक व्यवस्था को रेड वाले कलर से दिखाया गया है। 25 ऐसे देश हैं पूरे वर्ल्ड में जहां पर संघीय व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये ऐसे देश हैं जहां की जनसंख्या अति अधिक है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं जो रूस है, रूस में संघीय व्यवस्था है। कनाडा, संयुक्त अमेरिका, ब्राजील हमारे भारत में है, पाकिस्तान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और ये जो अफ्रीका के देश हैं, दक्षिण अफ्रीका वगैरह, इन सब में भी हमें संघीय व्यवस्था देखने को मिलती है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती हैं। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं, यानी कि जो सरकारें होती हैं केंद्रीय और राज्य स्तर की, वो दोनों ही अपने लोगों को जवाब देने के लिए जवाबदेह होती हैं। संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, और वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। जो संघीय व्यवस्था है, जैसे कि हमने देखा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, दोनों होती हैं। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने पर, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, यानी कि इनके पास अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग शक्तियां होती हैं, जिनके अंतर्गत रहकर ही इन्हें कार्य करना होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इससे संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान में उल्लेख किया गया है, जो हमारी संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें उल्लेख है दोनों ही सरकारों की, जो राज्य सरकार के पास शक्तियां और जो केंद्र सरकार के पास शक्तियां हैं। इनसे क्या है कि संविधान के अंतर्गत जितनी भी चीजों का क्षेत्र इनको दिया गया है या शक्तियां दी गई हैं, उसके अंतर्गत रहकर ही ये कार्य करती हैं। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही होते हैं, यानी कि जो संविधान का हम कह सकते हैं मूल अधिकार है, जो मौलिक प्रावधान है उसमें ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप ही उसमें चेंज कर देगी, नहीं। इसके लिए क्या है कि स्टेट का भी समर्थन चाहिए होता है, जिसमें हम देखते हैं कि 50% जो स्टेट है उनका समर्थन होना आवश्यक है, तभी जो संविधान के मूल प्रावधान है उसमें चेंज किया जा सकता है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। जब हम देखते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या है कि मतभेद हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर के, किसी पावर को लेकर के, किसी कार्य को लेकर के, तो ऐसे में क्या होता है कि जो दोनों इनके बीच में मतभेद होता है वो न्यायालय में जाते हैं, और वहां पर जो न्यायालय है वो इनके बीच के मतभेद को खत्म करता है। वित्तीय सहायता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मांगेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति होती है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका है 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों का साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित की जाए, यानी कि मान लीजिए जैसे हमारे देश में से 2 देश बने थे, पाकिस्तान और भारत। अगर इनको पहले से अलग अलग होते और एक साथ जोड़ करके बनाया जाता एक पूरा, हम कहते हैं भारतीय महाद्वीप, तो ऐसे में क्या होता है, एक बड़ी संघीय इकाई बनकर तैयार होती। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसे कि हम देखते हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह हैं, जिसमें हम यूएसएसआर को भी देख सकते हैं जो रशिया है। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरक्स ज्यादा ताकतवर होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। यानी कि हमारे यहाँ पर क्या है कि जो हमारा देश है उसको इकट्ठा किया गया, मतलब कि जो राज्य हैं उनकी भी असली पावर अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है,
कोई भी नियम वगैरह लाने के लिए, मतलब अगर शक्ति ऐसी है, अगर वो ऐसे नियम बनाना चाहती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत भी आते हैं, तो पहले उससे जो है वहां से भी पास इजाजत होनी चाहिए उसको पास करवाने के लिए। और फिर जो शक्तियां हैं वो स्टेट में भी बांटी गई हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरक्स केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर हुआ करती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। अधिकार क्षेत्र क्या है? तो ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। तो भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है? हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। एक तो यहाँ पर जनसंख्या इतनी ज्यादा है, दूसरा यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो इसको बांध कर रखना कितना मुश्किल है। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है? तो संविधान से ही शुरू करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ था। जिस टाइम पर 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तो दो राष्ट्र बनकर उभरे थे, पाकिस्तान और भारत। उस टाइम पर कितनी ज्यादा मारकाट हुई थी हम सबको पता है। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। जो भारत है उसको भारतीय संघ बनाया गया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही हुआ है। हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। हम फिर देखते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघ सरकार, या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकारें, 2 में बटी होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। ये 3 सूचियां इस प्रकार हैं। हमें पता है कि जो शक्तियां हैं वो 3 प्रकार से बांटी गई हैं सूचियों के माध्यम से। संघ सूची में प्रतिरक्षा, जो संघ सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, इस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और इसमें क्षेत्र रखे गए हैं कि किसके पास कौन सा क्षेत्र जाएगा जिसमें वो फैसले ले सकेगा। जैसे कि संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। ये सारे जो क्षेत्र आते हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, यानी कि केंद्र सरकार जो है वो इन पर निर्णय ले सकती है। राज्य सरकार को इन पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर के निर्णय ले सकती हैं। इसमें शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में लिए जाते हैं। तो ये तीनों सूचियां हमने देखी। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है, जो समवर्ती सूची है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि राज्य सरकार कुछ और लाना चाहती है जबकि केंद्र सरकार कुछ और लाना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कानून केंद्र सरकार का माना जाएगा। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है। फिर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहें, क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं। क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमें पता है संविधान के बाद आए हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन्हें कानून के तौर पर ही रखा जाना आवश्यक है। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं, यानी कि उस टाइम पर जो विषय नहीं थे और बाद में ऐड हो रहे हैं तो वो किसके अधिकार क्षेत्र में जाते हैं? केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार को ही उन फैसलों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी
बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अपने विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों जैसे कि अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियां स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी हैं। भारतीय संघ की इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। जो हम देखते हैं छोटे इलाके जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जहां पर केंद्र सरकार का सीधा कंट्रोल होता है, वहां खुद की राज्य सरकारें नहीं होती हैं। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों के शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार के पास ही होता है और केंद्र सरकार अपने उपराज्यपाल को यहाँ पर नियुक्त करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेली संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से इसे मंजूर करवाना होता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। यानी कि जब आपस में टकराव होते हैं तो ये फैसले फिर न्यायालयों में ही होते हैं। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार होते हैं। तो संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, किस प्रकार से चलाई जाती है संघीय व्यवस्था? तो संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। यानी कि यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके कारण संघीय व्यवस्था अभी तक बनी हुई है। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें, जैसे कि किस प्रकार की विविधता के आधार पर यहाँ पर चीजें हो रही हैं। ये 1947 का भारत, जिसमें हम पश्चिम पाकिस्तान है जब बटे थे। पाकिस्तान संपूर्ण सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और बंगाल के बृहत्तर भाग, बहावलपुर स्टेट जो कि पाकिस्तान हमें पता है 2 भागों में बटा था, एक पूर्व में और एक पश्चिम में। और ये भारतीय देशी रियासतें जो कि रियासतें थी जिनको खुद को स्वतंत्र रहने का मौका दिया गया था और बाद में बड़ी मुश्किल से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इन रियासतों को आपस में मिलाया गया। अगर रियासतें नहीं मिलती तो हमारे भारत के आज कितने टुकड़े होते हम गिन भी नहीं पाते। भाषाई राज्य, तो भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर सन 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए हैं और अब नए प्रांत जो हैं उनकी सीमाओं में बदलाव हुआ है, नामों में बदलाव हुआ है। जो पहले प्रांत थे और अब थे, अब राज्य बन गए, पहले प्रांत थे। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गईं। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। एक तरह से जो राज्य थे उस टाइम पर बटे थे तो वो भाषा के आधार पर बटे थे, यानी कि तमिल वाले तमिलनाडु में चले गए, तेलुगु बोलने वाले तेलंगाना में चले गए, हिंदी बोलने वाले उत्तर प्रदेश और ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र बन गया, और राजस्थान जो मराठी वगैरह बोलते हैं वो महाराष्ट्र वाले में आ गए। तो इस प्रकार से जो राज्य थे वो बटे थे। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं, एथनिसिटी की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। यानी कि सारे जो
हमारे स्टेट बने थे वो न केवल भाषा के आधार पर बने थे बल्कि उनकी संस्कृति, उनका खान पान, जो हमारी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है, उसके आधार पर भी कुछ राज्य बनाए गए। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ भाषाएं भी इतनी हैं, बेहिसाब भाषाएं हैं हमारे यहाँ। अगर ऐसे ही भाषा के आधार पर सभी राज्यों का गठन किया जाता तो हमारा देश में कितने राज्य बनते और कैसे छोटे छोटे जो पार्ट है उसमें टूट जाता। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन में पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो गया। यहाँ पर भारत का राजनीतिक मानचित्र दिखाया गया है जो कि बाद का है, यानी कि वो 1947 का हमने देखा था जब बटा था, वही बाद वाला है। यहाँ पर हमें राज्य दिखाए गए हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जितने भी राज्य हैं हमारे, उन सबको दिखाया गया है। अब भाषा नीति के आधार पर भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। आज भी हमारे यहाँ कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। जो हिंदी है वो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है, क्योंकि पूरे भारत में हिंदी नहीं बोली जाती। अगर हम दक्षिण भारत में देखें, साउथ इंडिया में क्या है कि वहां पर इंग्लिश वगैरह अलग अलग भाषाएं हमें देखने को मिलती है। कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई तेलुगु, इस प्रकार की भाषाएं हमें देखने को मिलती है, इसलिए इसको राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा 22 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राज्य भाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। जो अपने राज्य होते हैं उसमें क्या है कि वहां पर अपनी अपनी भाषाओं में काम किया जाता है। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही सारे कामकाज किए जाते हैं, जबकि जो स्टेटों में काम होते हैं, स्टेट्स जितने भी हैं उनमें जो भी काम होता है ऑफिशियल वगैरह, वो उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज में होता है। जैसे कि यूपी में हिंदी में होता है। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। जैसे कि न्यायपालिका में इंग्लिश में ही सारी जो बहस वगैरह होती है वो सारे काम इंग्लिश में ही होते हैं। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषा अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी भारत सरकार है वो हिंदी को बढ़ावा देती है, हिंदी को बढ़ाना चाहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश पर उसको राष्ट्रभाषा बना करके थोप दिया जाए। जो हिंदी नहीं जानते उनके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी हर चीज, और फिर आंदोलन होंगे, फिर बंटवारे की बात छिड़ जाएगी इस आधार पर। तो इसलिए जो हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया है उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बचे हैं, क्योंकि वहां पर हमने देखा था कि भाषा के आधार पर दंगे हुए थे, वहां पर बवाल हुआ था, वही भारत नहीं दोहराना चाहता था। गठबंधन सरकार एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। यानी कि दो या दो से ज्यादा पार्टियां आपस में मिले और एक सरकार का गठन करें तो हम उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं और सभी की सहमति से कोई भी काम उसमें किया जाता है। केंद्र राज्य संबंध किस प्रकार के? तो केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद की किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की
राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवादी भावना के प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद से यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इससे प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी हो चुकी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार अपने हाथ में रखती है अधिकतर शक्तियां, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है पीएम इंदिरा गांधी को। तो ये शक्तियों का बंटवारा कर रही हैं, जो राज्य हैं वो लेने के लिए आए हैं शक्तियों को, एक कटोरी के रूप में दिखाया गया है। यह गठबंधन सरकार है। गठबंधन सरकार है जो पार्टियों को आपस में मिला करके गठबंधन किया जाता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जब उनकी सरकार बनी थी तो वो गठबंधन सरकार ही थी। भारतीय भाषाई विविधता किस प्रकार है? तो भारत में कितनी भाषाएं हैं? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूची 2011 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, इस जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है। न केवल भाषा के आधार पर बल्कि हम हर चीज में ये देखते हैं जो भारत है वो अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। विश्व में डाइवर्सिटी यहाँ बहुत ज्यादा है। अलग साथ लगी सूची को देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि कोई भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% लोगों की ही मातृभाषा है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी जनसंख्या है वो अलग अलग भाषाएं बोलती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। भाषा और बोलने वालों का अनुपात अगर हम देखें कितने हैं, तो असमिया 1.26% लोग बोलते हैं, बांग्ला 8.03%, बोडो 0.12%, डोगरी 0.21%, गुजराती 4.58%, हिंदी 43.63%। तो हिंदी को जो राष्ट्रभाषा बनाने का मुद्दा उठा था, इसमें भी केवल 43.63% ही बोलते हैं, 50% तक नहीं पहुंच रहे। आधी आबादी भी हिंदी की नहीं बोलती है। कन्नड़ 3.61%, कश्मीरी 0.56%, कोंकणी 0.19%, मैथिली 1.12%, मलयालम 2.88%, मणिपुरी 0.15%, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, इस प्रकार से जो है सारी भाषाएं बोली जाती हैं हमारे यहाँ। यहाँ पर जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। अपने दौर में और अपने तरीके से इसने राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकमत बदल दिया था। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आजाद होगा तो इस देश में एक प्रांत बनेगा और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। पर जब 1947 में मुल्क आजाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया। जब हम 1956 की रिपोर्ट वगैरह आई थी तो पहले क्या था कि आजाद होने से पहले ये बात रखी गई थी सरकार के द्वारा कि भाषा के आधार पर हम राज्य का बंटवारा करेंगे और सबको अपनी अपनी भाषाओं के आधार पर मतलब जो क्षेत्र है वो दिया जाएगा। लेकिन जब आजाद हो गया तो फिर ये चिंता सताने लगी थी कि अगर हम किसी एक को देंगे तो दूसरा मांग करेगा, दूसरे को देंगे तो तीसरा मांग करेगा। इस प्रकार से भाषाएं इतनी है, इतनी विविधता है भारत में, तो ऐसे छोटे छोटे भागों में भारत टूट जाएगा। तो इन्होंने फिर इस पर कोई कदम नहीं उठाया। और फिर जब हमने देखा आंध्र प्रदेश में जो है आंदोलन चले थे जिसमें भूख हड़ताल के कारण चिट्टी स्वामी ऐसे कुछ करके नाम था उनका, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में उसको भाषाई आधार पर दर्जा दिया जाता है और आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनता है जो भाषा के आधार पर जिसका गठन किया जाता है। विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातनी आस्था की एक ऐसी ही चीज भाषा, इसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे। नेहरू, पटेल और राजा जी के मन में यही सवाल हो रहा था कि अब अगर भाषा के आधार पर हमने राज्यों को बंटवारा किया
तो ऐसे कितना राज्य बनेंगे और पूरा जो देश है वो टूट जाएगा। बहरहाल भारत की एकता को कमजोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की है। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय, ये बंगाली और भारतीय अथवा तमिल और भारतीय, गुजराती और भारतीय जैसी दो दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है। ये विवाद सुखद तो नहीं लेकिन उतने बुरे भी नहीं हो सकते। भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। अगर तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वालों की भावनाओं का ख्याल न रखा गया होता तो यहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार की होती, एक भाषा 14-15 राष्ट्र। तो बेशक बिल्कुल ऐसी होता, क्योंकि हमें पता है एक एक क्षेत्र में अलग अलग लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो हमारा देश है वो कितने छोटे छोटे पार्टों में टूट जाता है। एक एक राज्य में से भी इतने इतने पार्ट निकलते कि हम सोच भी नहीं सकते। भारत में विकेंद्रीकरण अगर हम देखें किस प्रकार का है, संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं। हमने अपने देश में 2 स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। जो हमारे यहाँ की जनसंख्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश में है, और इतनी जनसंख्या है कि रूस जो विश्व की सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बड़ा देश है, उसकी जनसंख्या से भी ज्यादा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। जो राज्य हैं उनके अंदर भी हमें अलग अलग विविधता देखने को मिलती है। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो या यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। हमने देखा, अभी हमने संघवाद में 2 स्तर की सरकारें देखी थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन भारत में इतनी ज्यादा विविधता है, इतनी बड़ी जनसंख्या है कि उसको संभालने के लिए एक तीसरा स्तर भी लाना पड़ा, जिसको हमने स्थानीय सरकार कहा, जिसमें हमें जो पंचायती राज वाली व्यवस्था दिखाई देती है। इसमें नगरीय शासन और पंचायत वाला शासन मिलता है। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क है, विकेंद्रीकरण यानी कि शक्तियों का बंटवारा। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है, जो पंचायती राज बाद में जोड़ा गया था। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। जो स्थानीय स्तर पर सरकार लाई गई थी उसका उद्देश्य ये था, क्योंकि हमारे यहाँ की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि सीधे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से लोगों की जो है मतलब बातचीत नहीं हो सकती है, अपनी आवाज वहां तक नहीं पहुंचा सकते। तो स्थानीय सरकार से क्या है कि वहां तक जो लोग हैं सीधे भागीदारी करके अपनी परेशानी को उन्हें बता सकें, अपने लिए जो भी मांग है उनसे कर सकें। तो स्थानीय सरकार पर जो स्थानीय स्तर है उस पर सरकार लाने का उद्देश्य यही था कि सीधी लोगों की भागीदारी उसमें हो सके। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है, लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है, क्योंकि जो राजनेता होते हैं वो तो अपने ऑफिस में बैठ करके बाहर के काम देखते हैं। असल में जो प्रॉब्लम है वो आम जनता ही देख सकती है, जो फेस करते हैं, क्योंकि उन्हीं को पता होती है कि क्या प्रॉब्लम है। अब ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ में क्या परेशानी है वो वही समझ सकते हैं। तो ऐसे में जो स्थानीय सरकार है उसको लाया गया, पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीजों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना सुशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई हैं। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगरपालिकाओं की स्थापना की गई थी, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था न संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। जो स्थानीय सरकार है उसको काफी शक्तियां दी गई। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है, जहां पर हम 5 साल में चुनाव होते हुए नजर आते हैं, जिसमें
प्रधान वगैरह और सरपंच वगैरह का चुनाव होता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई। यहाँ पर भी जो रिजर्वेशन है वो दिया गया है SC/ST वालों को, ताकि उनकी जो स्थिति है उसको सुधारा जा सके। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाया जा सके, महिलाओं को इसमें भागीदारी, इसमें बड़े महिलाओं को आगे लाया जाए, इसके लिए उनके लिए भी सीटें यहाँ पर रिजर्व की गई। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नाम स्वतंत्र संस्था का एक गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग होती है। गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। जैसे कि हमने 6th क्लास की NCERT में भी देखा था ग्राम पंचायत के बारे में, जिसमें जो वार्ड मेंबर है उनको चुना जाता है, फिर उसमें से एक सरपंच को चुना जाता है, फिर परिषद वगैरह होते हैं। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है, जिसको हमने वार्ड पंच कहा था। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा शक्तियां होती हैं इसमें वो ग्राम सभा के पास होती हैं। ग्राम सभा में 18+ के लोग शामिल होते हैं, यानी कि जिसको वोट देने का अधिकार है वो ग्राम सभा का सदस्य है। ये सरकार से जवाब मांगते हैं, कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितना काम हो रहा है, क्या काम करवाना है, ये सारे जवाब ये लोग मांग सकते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का होता है। जो जिले हैं, जो नगर हैं, उनको भी स्थानीय शासन में रखा गया है। स्थानीय जो शासन है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारी शासन व्यवस्था है, पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अब स्थानीय सरकार में भी 3 पार्ट हैं। एक नगरीय शासन, ब्लॉक वाला शासन, जो बीच वाला शासन होता है। ब्लॉक वाला हर स्टेट में नहीं है, जहाँ ज्यादा जनसंख्या है वहां पर है। और एक होता है ग्राम वाला, जो गांव वाले लेवल पर किया जाता है। तो इस प्रकार से इसको बांटा गया है। ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन किया जाता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले के लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जो लोकसभा के सांसद और विधायक होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगरपालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगरपालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगरपालिका प्रमुख नगरपालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। जो पदाधिकारी होते हैं उनको मेयर कहा जाता है। स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा और सबसे अच्छा प्रयोग माना जाता है स्थानीय शासन पर सरकार को लाना। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज्यादा है, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है कि इतनी आबादी जो कुछ ऐसे देश हैं जहां पर इनकी आधी आबादी भी होगी। स्थानीय सरकारों के संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। इससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज को मजबूत किया है। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी डाइवर्सिटी है, तो परेशानियां तो रहेंगी थोड़ी बहुत। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम सुशासन की आदर्श स्थिति से काफी दूर हैं। यानी कि इतनी सरकार में डाइवर्सिटी होने के बाद भी जो हमारी सरकार है वो इतने स्तर पर बैठी हुई है, बिल्कुल लोकतंत्र के नीचे पहुंची हुई है।
ताकि जो शासन है वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर से किया जा सके। इसके बाद भी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी भी बनी हुई हैं। यहाँ पर ब्राज़ील का एक प्रयोग दिखाया गया है। तो ये हमने देखा संघवाद में किस प्रकार से शक्तियाँ बटी हुई होती हैं, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में और पंचायत के स्तर पर। तो आज की इस चैप्टर में इतना ही।